गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वंशागति का आणविक आधार और जो हमारी अंतिम हेडिंग थी डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो उसके बाद चैप्टर की समाप्ति भी हो चुकी थी। तो आज हमारा नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन। तो लेसन 4 है जीन अभिव्यक्ति, जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन। जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन यानी कि जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो देखिए जीन अभिव्यक्ति क्या है, ये भी यानी कि उसी से संबंधित है मनुष्य से ही कि जो गुण क्रोमोसोम यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जीनों का भी स्थानांतरित होना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, यानी कि एक से गुण दिखाई देना, तो ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी जीन, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी जीन। तो मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों में लक्षणों में वंशागति के लिए उत्तरदायी तत्वों के कारक का प्रयोग किया जिसे जीन कहा जाता है ना, जिसे जीन कहा जाता है। तो लिख लेंगे मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों में लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी तत्वों के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया। उत्तरदायी तत्वों के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया जिसे जीन कहा गया। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम 1909 में जॉनसन के द्वारा किया गया। 1909 में जॉनसन के द्वारा किया गया। जीन्स एक जीव में एक निश्चित जैविक लक्षणों का निर्धारण करती है। जीन्स एक जीव में एक निश्चित जैविक लक्षणों का निर्धारण करती है। जीन्स डीएनए के खंडों के बने होते हैं तथा डीएनए में सभी जैव क्रियाओं की सूचनाएं स्थित होती हैं। अगली लाइन से लिखेंगे जीन आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। जीन आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। जीन को उत्परिवर्तन संचरण व पृथक्करण की इकाई भी माना जाता है।
पृथक्करण की इकाई भी माना जाता है। तो जीन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं, यानी कि जीन को हम कई प्रकार से कह भी सकते हैं कि जीन हमारे लिए इस प्रकार से उपयोगी है। जीन क्या है तो देखिए समझेंगे, और जीन के बारे में हर एक वैज्ञानिक ने अपना अपना मत भी दिया है, तो इसीलिए इसे निम्न प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। तो सबसे पहले लिखिए नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, जीन डीएनए के अणु का ऐसा खंड है, जीन डीएनए के अणु का एक ऐसा खंड है जिसमें प्रोटीन के अणुओं के निर्माण के लिए न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम प्रारूप में सांकेतिक सूचनाएं संचित रहती हैं। नंबर 2 लिखेंगे, जीन गुणसूत्र के किसी निश्चित स्थान पर स्थित इकाई है जो किसी विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यह विशिष्ट लक्षण प्रारूप का निर्धारण करती है। तो आपने समझा कि जीन क्या है, तो ये था आपका जीन, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे जीन के विशिष्ट प्रकार। जीन के विशिष्ट प्रकार। तो देखिए यहाँ पर आया जीन के विशिष्ट प्रकार। तो जीन के विशिष्ट प्रकार क्या हैं ये हम समझेंगे कि कोशिका में जीन को अभिव्यक्ति के आधार पर अनेक रूपों में देखा जा सकता है। तो कोशिका होती है, तो कोशिका में जीन को अभिव्यक्ति के आधार पर अनेक रूपों में देखा जा सकता है। सबसे पहले संरचनात्मक जीन के आधार पर, तो हेडिंग डालेंगे संरचनात्मक जीन। ठीक है, पहली हेडिंग है संरचनात्मक जीन। तो इन जीन में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए सूचनाएं निहित होती हैं तथा इनके निम्नलिखित पदार्थ भी होते हैं जैसे नंबर 1 संरचनात्मक प्रोटीन, नंबर 2 विकर, और नंबर 3 प्रोटीन हार्मोन। तो ये था आपका संरचनात्मक जीन। दूसरी हेडिंग डालेंगे नियामक जीन। दूसरी हेडिंग है नियामक जीन। दूसरी हेडिंग है नियामक जीन। तो नियामक जीन क्या है ये समझेंगे।
इन जीन के द्वारा संरचनात्मक जीन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नंबर 3, प्रेरण योग्य जीन। प्रेरण योग्य जीन। अब प्रेरण योग्य जीन क्या है? तो ये जीन प्रेरक पदार्थ की उपस्थिति में अपनी अभिव्यक्ति को प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 4 लिखेंगे विपाटित जीन। नंबर 4, विपाटित जीन में लिखेंगे इनमें जीन सतत नहीं होते, बल्कि इंट्रॉन व एक्सॉन में विभक्त होते हैं। इन्हें विपाटित जीन कहते हैं। नंबर 5, संघटक या गृह व्यवस्थापक जीन। संघटक या गृह व्यवस्थापक जीन। तो देखिए संघटक या गृह व्यवस्थापक जीन क्या है? यानी कि इसमें ये जीन कोशिका में निरंतर अभिव्यक्त होते रहते हैं। इनके उत्पाद कोशिका की सामान्य क्रियाओं के लिए ये आवश्यक होते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए जीन। अगली हेडिंग है राजसी जीन। इसमें लिखेंगे ये जीन अधिकांश समय निष्क्रिय होते हैं तथा केवल तभी सक्रिय होते हैं जब इनके द्वारा नियंत्रित प्रोटीन की आवश्यकता कोशिका को होती है। नंबर 7, आभासी जीन या कूट जीन। आभासी जीन या कूट जीन। इसमें लिखेंगे
ये कार्यात्मक जीन होती है, ये कार्यात्मक जीन होती है, लेकिन अभाव कॉमा जुड़ाव या प्रोत्साहक भाग की अक्रियशीलता के कारण कार्यात्मक उत्पाद पैदा करने में असमर्थ होती हैं। ये जीनोम में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो आप सभी बच्चों, आपने देखा कि आज आप पढ़ रहे थे जीन, और आपने पढ़ा कि जीन के विशिष्ट प्रकार। तो विशिष्ट प्रकार में हमने आपको विशिष्ट प्रकार की जीनों के बारे में भी बताया कि सबसे पहले एक संरचनात्मक जीन होती है, तो इसमें सूचनाएं निहित होती रहती है। इसमें संरचनात्मक प्रोटीन होती है, विकर होता है तथा प्रोटीन, हार्मोन्स आदि होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमने आपको बताया जिसका नाम था नियामक जीन। तो इस जीन के द्वारा जीन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है। तीसरा था हमारा प्रेरण योग्य जीन। तो इसमें प्रेरण योग्य जीन की उपस्थिति में अपनी अभिक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। अगला था विघटित जीन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सॉन विभक्त होते हैं, तो ये जीन विपाटित जीन कहलाते हैं। अगला है संघटक या ग्रह व्यवस्थापक जीन। तो इसके अंतर्गत ये जीन कोशिका में निरंतर अभिव्यक्त होते रहते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए जीन, और इसी प्रकार राजसी जीन होते हैं। तो ये अधिकांश निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटीन की कोशिका होती है ये सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आभासी जीन या कूट जीन होता है, जिसमें कार्यात्मक जीन समजात होते हैं, लेकिन अभाव जुड़ाव या प्रोत्साहक भाग की क्रियाशीलता के कारण ये पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार से होता है जंपिंग जीन। तो अगला आपका था जंपिंग जीन, आभासी हो गया, लिखेंगे जंपिंग जीन। जंपिंग जीन में लिखेंगे ये जीन जो जीनोम में अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, यानी कि इधर से उधर जब पहुंच जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि ये जंपिंग कर गए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जंपिंग जीन। तो ये था आपका जीन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कि जीन क्या है। तो ये आप नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया जीन।